हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअली स्टूडेंट, मेरा जो पिछला वीडियोस है ना, उसमें भी हम लोगों ने सेम टॉपिक को डिस्कस करा है। इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाओ और वहां पर जाकर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर रखा है उसे आप देखो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और बहुत सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूं जिससे आपके सिलेबस को कवर करने में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम फटाफट अपना आज का कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है क्या? हम इन्वेस्टमेंट कब कर पाते हैं? हम इन्वेस्टमेंट तब कर पाते हैं जब हमारी सेविंग्स अच्छी होती है ना। या कैपिटल फॉर्मेशन भी तभी होता है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया तो क्या हुआ सर? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेस्टर्स ऑफ गुड्स एटसेट्रा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैन बी लुक्ड अप इन टू फॉर्म। फर्स्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड नेट इन्वेस्टमेंट। मींस इन्वेस्टमेंट के टू टाइप्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद फिर इसमें हम देखेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट है क्या। सबसे पहले बारी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन। एक्चुअली डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोगों को नॉलेज होगी। डेप्रिसिएशन आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, है ना, कि डेप्रिसिएशन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट ड्यू टू यूसेज, पासेस ऑफ टाइम और वियर एंड टियर। तो ग्रॉस और नेट, है ना, ये क्या है? ये है ग्रॉस और ये है नेट। इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है डेप्रिसिएशन। एक्चुअली ग्रॉस में से जब भी हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, है ना, तो ये नेट हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस में से जब भी हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे ये होगा नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो है डेप्रिसिएशन। ओके, मतलब ये हुआ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक, ओके, ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, है ना, बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए, है ना। जो इन्वेस्टमेंट हमारा है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फिर कह रहा है नेट इन्वेस्टमेंट में द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन गिवन पीरियड्स इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। जो एक्चुअल एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक है वो हमारा क्या होगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब भी हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा वो नेट इन्वेस्टमेंट। यहां लिखा हुआ भी है नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला यहां पर है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, आ जाओ डेप्रिसिएशन देखते हैं क्या है ये डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रेफर टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अभी अभी मैंने कहा कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना, ड्यू टू यूसेज, पासेस ऑफ टाइम और वियर एंड टियर। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, passes of time और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी। एक्चुअली टेक्नोलॉजी में अगर कोई बदलाव हो रहा हो, है ना, तो वो ऑब्सोलीट कर जाता है टेक्नोलॉजी, उसके लिए ऑब्सोलिसेंस वर्ड हम यूज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है सर? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। हमने अभी अभी पढ़ा कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। जब हम इस नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं तो निकल कर आता है ये ग्रॉस। ये ग्रॉस और नेट का जो सीन है ना, ये हम लोग नेशनल इनकम वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें नॉर्मल वियर एंड टियर। एक्चुअली देखो, जो स्टूडेंट अकाउंट वाले हैं उनको तो डेप्रिसिएशन सीधा समझ में आएगा, है ना। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उन्हें ये डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन परेशान उसे नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन का पूरा एक बड़ा सा चैप्टर पढ़ के आए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके आए। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप से है
उनके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन वर्ड नया हो सकता है क्योंकि उन्होंने 11th में अकाउंट्स तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। और 11th में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स आप लोग पढ़कर आए वो उसमें भी डेफिनेशन वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम डेफिनेशन का डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं। तो स्पेशली ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, स्पेशली जो आर्ट सेक्शन से है उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन के बारे में ज्यादा कुछ ना सोचे। डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स एसेट्स को जब हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है और जो गिर रही है, रिड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू, वही उस फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन है। अब जो ह्यूमैनिटीज वाले कहेंगे कि भाई ये फिक्स एसेट क्या है, तो भाई कार, प्रिंटर, लैपटॉप, बिल्डिंग, लैंड, है ना, कोई भी मशीन, ये सब क्या है, ये सारे फिक्स एसेट है। वो सारे एसेट्स जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है वो सारे के सारे फिक्स एसेट्स है, और जो फिक्स एसेट्स है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या उस पर हमें डेप्रिसिएशन रिड्यूस करना पड़ता है ना, ठीक है। तो ये तो हमने अभी अभी पढ़ा कि डेप्रिसिएशन क्या है सर, डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टियर, है ना, नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेस ऑफ टाइम, ठीक है, पासेस ऑफ टाइम और नॉर्मल वियर एंड टियर, उसी के बारे में यहाँ लिख रहा है कि नॉर्मल वियर एंड टियर है क्या, एक्चुअली कंटिन्यूअस यूज of fixed assets in the production process decreases their productive capacity and value, है ना। लगातार जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी फिक्स्ड एसेट को यूज करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट, अब फिक्स्ड एसेट में क्या, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लैपटॉप, कंप्यूटर, व्हीकल्स, फर्नीचर, कुछ भी, ठीक है। तो लगातार जब हम उसे यूज करेंगे तो क्या होगा, वो ईयर बाय ईयर जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी। जैसे मान लो आपने एक 50,000 का लैपटॉप परचेज किया अभी, तो 1 साल बाद भी क्या, जब आप उसको उस लैपटॉप को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, आफ्टर 1 ईयर क्या उस लैपटॉप की वैल्यू 50,000 ही रह जाएगी या कुछ डिक्रीज करेगी? अगर 50,000 तो रह नहीं सकती, उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो जो डिक्रीज करा ना उसे ही कहते हैं हम क्या, नॉर्मल वियर एंड टियर ड्यू टू यूज, है ना। हमने उस लैपटॉप को बिजनेस में यूज करा, इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मली हम उसे यूज कर रहे हैं बिजनेस को ऑपरेट करने में, और उसकी वैल्यू जो है वो नॉर्मल यूज की वजह से जो डिक्रीज कर रही है, इसे कहेंगे नॉर्मल वियर एंड टियर। फिर कह रहा है पासेस ऑफ टाइम, भाई पासेस ऑफ टाइम बिल्कुल समय भी तो बीतता है ना, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आल्सो डिक्रीजेस विद द पासेस ऑफ टाइम इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस, है ना। नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, विंड, वेदर ईटीसी कंट्रीब्यूट टू फॉल इन देयर वैल्यू। जैसे कहने का मतलब है कि मान लो आपने एक स्कूटर परचेज किया, है ना, या मान लो आपने एक डिलीवरी वैन परचेज किया, अपने गुड्स को अपने क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी वैन एक परचेज किया, है ना। अब डिलीवरी वैन सपोज 15 लाख का एक डिलीवरी वैन परचेज किया और उसे कहीं यूज नहीं किया, वो केवल गराज में ही रह गया, तो आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, उस डिलीवरी वैन 15 लाख का वैन जो है उसका भी वैल्यू कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा। जरूरी नहीं कि हम उसे यूज करें, अगर उसे नहीं भी यूज कर रहे तब भी उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, वो रखे रखे खराब हो रही है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से हो गया सर कि ये हो गया पासेस ऑफ टाइम। जरूरी नहीं कि वो पुट टू यूज हो, है ना, नॉट बीइंग पुट टू यूज, वो जरूरी नहीं कि हम उसे पुट टू यूज करें, लेकिन हाँ अगर हमने उसे पुट टू यूज नहीं किया फिर भी वो क्या है, नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन की वजह से वो खराब हो सकता है, विंड की वजह से, वेदर की वजह से, एक्सेट्रा, इस तरह के फैक्टर्स की वजह से पासेस ऑफ टाइम होता है और जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसके बाद एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, है ना, क्या है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, देखो अगर हम बात करें अगर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का, ओके, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस में वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आल्सो डिक्रीज ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, लॉस इन द वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, है ना, और चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो जब चेंज हो जाए, मान लो पहले क्या था, पहले जो है वो घर पे एलसीडी एलसीडी टीवी लगी होती थी, जैसे ही एलईडी आया एलसीडी क्या हो गया सर, एलसीडी टीवी सर वो ऑब्सोलीट कर गई, तो हम कहते हैं ऑब्सोलिसेंस, है ना। अब जो जब एलईडी टीवी का चलन बढ़ गया तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एलसीडी जो टीवी है, मान लो अगर एलसीडी टीवी अगर आपने 20,000 में परचेज किया और एलईडी अगर आ गया तो एलसीडी को बाद में जब बेचने जाओगे तो बहुत ही कम प्राइस मिलेगी या हो सकता है कोई खरीदे भी ना, है ना। क्यों, क्योंकि एलसीडी जो है वो ऑब्सोलीट कर गई, है ना, एलईडी टीवी जो है वो चल पड़ी, ओके। तो इस यही हो गया एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, है ना, ऑब्सोलीट कर गया, टेक्नोलॉजी अक्सर ऑब्सोलीट कर जाती है, ठीक है। दरअसल जो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स है वो डेप्रिशिएट करता है, डेप्रिशिएशन, जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट करता है, ऑब्सोलिसेंस, जो इनटेंजिबल एसेट्स है वो अमोर्टाइज करता है, अमोर्टाइजेशन, है ना, और जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो सर उसका होता है डेप्लीशन, ओके। आ जाओ देखते हैं, इसके बाद बात करेंगे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
सर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है ना? गुड क्वेश्चन। क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्स? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, है ना? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, क्या है इसमें? टू कंपोनेंट्स ऑफ एनआईटी। पहला है इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एक तरह का टैक्स है ना? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एक तरह का टैक्स है जिसके बर्डन को शिफ्ट किया जाता है। सच शिफ्ट किया जाता है मतलब इनडायरेक्ट टैक्स दरअसल ये कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है ना? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जैसे एग्जांपल देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, जीएसटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। Actually, indirect tax refers to those taxes which are imposed by the government. Yes, जो भी taxes है गवर्नमेंट तो impose करती है on production and sale of goods and services. किसी भी तरह का goods and services का production हुआ या sale हुआ, है ना? किसी भी तरह के goods and services का production हुआ या sale हुआ, उस पर indirect tax जो है वो impose होती है और government वो tax लेती है। इसे ही कहते हैं indirect tax. ओके, तो indirect tax हो गया ये। इसके बाद बात करते हैं सब्सिडीज। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली असिस्ट करती है ना? सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का टारगेट होता है क्या? सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के लिए गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने दिया गवर्नमेंट को, सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने हमें दिया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने गवर्नमेंट को दिया, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने हमें दिया, और इन दोनों का डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं ओवर करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे पास जो मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ वो सारे आपके लिए ही होंगे, आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए होंगे, है ना? अगर आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो जुड़े रहे हमारे साथ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।